हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक से। आपका थर्ड चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। बहुत दिन से इस चैप्टर के कमेंट्स आ रहे थे। आज मैं आपको इसकी इजी एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूं और आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, प्लस आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है, जो कि मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लो @class 12 ESP न्यू ग्रुप। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारे नोट्स मिलते रहेंगे। फिर अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो आप इंस्टा पे मैसेज करें, यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है, आपकी क्वेरी का आंसर जरूर दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा इंट्रो बता दूं इस चैप्टर का। पिछले चैप्टर्स में हम ऑलरेडी कुछ चीज़ों को पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने नेशन बिल्डिंग के बारे में पढ़ा था, क्या क्या चैलेंजेस आए थे, कैसे हमने इंटीग्रेट किया था अपने प्रिंसली स्टेट्स को, कैसे हमने यूनिटी मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स किए। देन उसके बाद हमने अगले चैप्टर में पढ़ा कि डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में कैसे इस्टेब्लिश हुई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किस तरीके से इंडिया में आया, और हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से बने, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा थर्ड चैलेंज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका इकोनॉमी के ऊपर है। आपको समझ आएगा कि इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना कैसे किया। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया हैड टू इंश्योर वेल बीइंग ऑफ ऑल सिटीजन्स। हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी का भला करना था हमारी गवर्नमेंट को। तो दिस वॉज द टफेस्ट एंड मोस्ट एंड्यूरिंग चैलेंज। ये बहुत ही ज्यादा टफ चैलेंज होने वाला था हमारी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि भाई इंडिया वॉज पुअर, हम बहुत गरीब थे, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा थी। एग्रीकल्चर वॉज बैकवर्ड एंड डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। तो हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर उस टाइम पे होता था वो पूरी तरीके से मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहता था। बारिश होगी तो ठीक है, एग्रीकल्चर अच्छा रहेगा, बारिश नहीं होगी तो एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं रहता था। इंडस्ट्रियल बेस भी बहुत ज्यादा वीक था, ज्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हमारे इंडिया में उस टाइम पर नहीं हुआ करती थी। रिसोर्सेस वर लिमिटेड, हमारे इंडिया में जो रिसोर्सेस थे वो भी इतने ज्यादा हमारे पास नहीं थे। सो वी कैन से इंडिया बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड था उस टाइम पे इकोनॉमिकली, है ना। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल चॉइस फॉर डेवलपमेंट। अगर अब मैं आपको बताऊं, लाइक नेशन बिल्डिंग एंड डेमोक्रेसी, लीडर्स चूज अ डिफरेंट एंड डिफिकल्ट पाथ फॉर डेवलपमेंट। मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने नेशन बिल्डिंग के लिए काम किया, जैसे हमने डेमोक्रेसी के लिए काम किया, तो अब डेवलपमेंट का जो रास्ता था वो भी उतना ही मुश्किल था और इस पे भी हमें चलना था। मेन हमारा एम था ग्रोथ हमें करनी है विद इक्वालिटी। ये नहीं होना चाहिए कि देश की डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, लेकिन सिर्फ कुछ चुनिंदा सेक्शंस की। हमें पूरे कंट्री को आगे बढ़ाना था। रिजल्ट क्या निकला? सक्सेस वॉज लिमिटेड एज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो एकदम से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी किसी भी देश का एकदम से तो नहीं हो जाता। तो सक्सेस बहुत ही लिमिटेड मिलती है, थोड़े लोगों को मिलती है, सबको नहीं मिल पाती है। केस स्टडी अब मैं आपको बताऊंगा। उड़ीसा के अंदर एक स्टील की इंडस्ट्री का ये केस है, बहुत ही अच्छा केस है, आपको यहां से समझ में आएगा। देखो बैकग्राउंड क्या है। तो उड़ीसा, जिसको आज हम ओडिशा कहते हैं, वहां पे आयरन के बहुत अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, जिसको आप आयरन ओर कहते हो। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया। इंडिया में जहां जहां पर भी आयरन मिलता है, उड़ीसा उसमें से वन ऑफ द लार्जेस्ट है रिजर्व्स में। तो विद ग्लोबल डिमांड फॉर स्टील राइजिंग, उड़ीसा बिकेम एन इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट। तो एक टाइम था जब दुनिया भर में स्टील की डिमांड बहुत बढ़ रही थी, तो उस टाइम पे उड़ीसा बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो हॉटस्पॉट बन गया इन्वेस्टमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट साइंड MOUS यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्टील कंपनीज। तो एक ऐसा मेमोरेंडम जो कि यहाँ पे आता है कि बाहर की कंपनीज भी आके इन्वेस्ट करेगी उड़ीसा में, और उड़ीसा एक हॉटस्पॉट बन जाएगा, एक हब बन जाएगा इन्वेस्टमेंट का। तो होता क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या सोचती थी इस पूरे मैटर के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। डेवलपमेंट फोकस्ड अप्रोच थी ये। तो ब्रिंग इन फॉरेन एंड डोमेस्टिक कैपिटल, यानी कि हमें ये चाहिए था, जो उड़ीसा की उस टाइम की सरकार थी उसको पैसा चाहिए था, चाहे बाहर से आए चाहे डोमेस्टिकली आए, और लोगों को रोजगार मिले, लोकल लोगों को भी, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो और स्टेट रेवेन्यू बढ़े। तो अगर मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्रीज का सीधा सीधा यहाँ पे मतलब था मॉडर्नाइजेशन प्लस जॉब्स प्लस प्रोस्पेरिटी। अगर फैक्ट्रियां उड़ीसा में लगती हैं तो उड़ीसा मॉडर्न होगा, उड़ीसा के पास पैसा आएगा,
और उड़ीसा के लोगों को जॉब मिलेगी। तो ये पूरा मैटर है जो स्टेट गवर्नमेंट को लगता था। लेकिन अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रखें, आप ट्राइबल कम्युनिटीज को इग्नोर नहीं कर सकते। वही उड़ीसा जहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज भी बहुत ज्यादा रहती हैं, जहां पे आयरन ओर्स के रिजर्व्स हैं, वो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो ऐसे इलाके हैं जहां पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रखा, जहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं। सो जो ये ट्राइबल लोग हैं इनके कुछ डर हैं, इनके कुछ फियर्स हैं। सबसे पहला डर है इनका कि ये डिस्प्लेस ना हो जाएं। डिस्प्लेसमेंट्स इज देयर बिगेस्ट कंसर्न, वी कैन सी लॉस ऑफ होम्स एंड एंसेस्ट्रल लैंड्स, यानी कि इनका घर छीन सकता है, इनके पूर्वजों की जमीन इनसे छीन सकती है, ये इनका सबसे पहला डर है। ठीक है, और क्या है? लॉस ऑफ लाइवलीहुड। भाई ये लोग जो है पूरे पूरे फॉरेस्ट और वहां का जो लैंड है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, जहां से इनको फूड, फ्यूल और इनका पूरा कल्चर, पूरा एक इकोसिस्टम इनका कनेक्टेड है फॉरेस्ट से। सो अगर इनका वो फॉरेस्ट जाता है, वहां पे कल को फैक्ट्री बनती है, तो इनका रोजगार भी कहीं ना कहीं उजड़ेगा 101%। कल्चरल इरोजन, अगर इंडस्ट्रीज आएंगी तो उनका जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है, जो ये लोग जंगलों में रह रहे हैं, हो सकता है सरकार इनको माइग्रेट कर दे और इनको रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के तहत कोई फ्लैट्स वगैरह दे दे। लेकिन क्या ये फ्लैट्स में रह पाएंगे? क्या ट्राइबल लोग जो कि जंगलों से जुड़े हुए हैं, जिनका कल्चर, जिनकी लाइफस्टाइल जंगलों से जुड़ी हुई है, क्या वो फ्लैट्स में रहेंगे? क्या वो अर्बन एरियाज में सरवाइव कर पाएंगे? तो इसका आंसर है अ बिग नो, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी। एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न्स, तो कुछ एनवायरमेंटलिस्ट लोग हैं जो पर्यावरणविद होते हैं, जिनको एनवायरमेंट की बहुत टेंशन होती है, तो उनके कुछ कंसर्न्स हैं। अगर माइनिंग लगातार वहां पे होगी और इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, तो इससे सबसे पहले तो डिफोरेस्टेशन होगा, जंगलों को काटा जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से सोइल इरोजन भी होगा, मिट्टी भी खराब होगी और वाटर पोल्यूशन भी होगा। अगर जंगलों को काटोगे तो उसके साथ एक के साथ 10 प्रॉब्लम्स फ्री आएंगे आपके पीछे पीछे। और एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा जब फैक्ट्रियां लगेंगी, तो इससे पूरी की पूरी वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होगी, पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होगी। आपको पता है वाइल्ड लाइफ क्या है? जंगली जानवरों का जीवन, उनका घर है फॉरेस्ट। तो अगर आप जंगलों को उजाड़ दोगे तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी फॉरेस्ट लाइफ खराब होगी आपकी। जो बायोडाइवर्सिटी है, जो तरह तरह के जानवर वहां पे जंगलों में रहते हैं, वो सारे बेघर हो जाएंगे। सो वार्निंग इन्होंने ये दी, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फायदा तो हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोलॉजिकल डैमेज होगा। जो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है ये सब तहस नहस हो जाएगा, ये सारे के सारे जानवर इधर से उधर हो जाएंगे। ये पर्यावरणविद लोगों ने बताया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में क्या सोचती है? देखो, वरीड अबाउट नेशनल इमेज इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर, इनको अपनी इमेज को लेकर ज्यादा कंसर्न है कि इन्वेस्टर्स के सामने अब हम क्या बोलेंगे। तो वो क्या मानते हैं? इफ इंडस्ट्रीज आर स्टॉप्ड इट विल डिस्करेज इन्वेस्टमेंट अक्रॉस इंडिया। अगर हम फैक्ट्रियों को रोकेंगे तो कोई भी हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और इनकरेजिंग इंडस्ट्रीज इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोच रही है, अगर यहाँ पे इंडिया में इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी तो उससे हमारी इमेज अच्छी होगी ग्लोबल लेवल पे और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन इन डेवलपमेंट, अब मैं अगर आपको बताऊं कि सारी चीजें एक साथ डिसाइड नहीं होती हैं। वाई एक्सपर्ट्स अलोन कैन नॉट डिसाइड, अकेले एक्सपर्ट सब डिसाइड नहीं कर सकते हैं। देखो, जो भी बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं इकोनॉमी को लेकर आर नॉट लाइक मैथ्स प्रॉब्लम विद वन फिक्स्ड आंसर। आप मैथ्स के प्रॉब्लम की तरह उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो बड़ी बड़ी इकोनॉमिक डिसीजंस को। एग्जांपल देख लियो, देखो भाई, शुड वी बिल्ड अ स्टील फैक्ट्री, क्या हमें स्टील फैक्ट्री बनानी चाहिए? तो देखो इससे होगा क्या, एक तो जॉब मिलेगी, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी होगा ट्राइबल लोगों का और पोल्यूशन भी होगा रिवर्स का। तो एक्सपर्ट्स कैन से हाउ मच स्टील इज नीडेड और हाउ मच पोल्यूशन इट विल कॉज। तो बट डिसाइडिंग व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, जॉब्स या फिर एनवायरमेंट, इज अ पॉलिटिकल डिसीजन नॉट एन एक्सपर्ट डिसीजन। एक्सपर्ट्स आपको हर चीज नहीं बता सकते, एक्सपर्ट इतना बता सकते हैं कितना आप पॉल्यूशन कर सकते हो, जो कि थोड़ा बहुत तो ठीक है एक लेवल तक, कितनी आप स्टील फैक्ट्री लगा सकते हो। एक्सपर्ट ये नहीं बोल सकता कि भाई आप ये काम करो ही करो, क्योंकि भाई क्या ज्यादा जरूरी है, जॉब ज्यादा जरूरी है या एनवायरमेंट को बचाना ज्यादा जरूरी है, ये गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। ये इट विल बी अ पॉलिटिकल डिसीजन, एक्सपर्ट कभी भी आपको ये आंसर नहीं देंगे। तो हु शुड डिसाइड इन अ डेमोक्रेसी,
जब बात डेमोक्रेसी की आती है तो ये डिसीजन किसको लेना चाहिए? जो हमारे एमपी एमएलए हैं इनको डिसाइड करना होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग सबसे पहले तो आंसरेबल हैं, कुछ भी करके आएंगे, लोग इनसे जवाब मांगेंगे। दे कैन लिसन टू पब्लिक फीलिंग्स, और हमारे नेता हमारी फीलिंग्स सुनेंगे। तो एक्सपर्ट्स तो बस एडवाइस देते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस जो हैं वो फाइनल कॉल लेते हैं। याद रखना, एक्सपर्ट्स का काम है सिर्फ सलाह देना, लेकिन डिसीजन लेने का जो काम होता है वो हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो नेता हैं उनके पास होता है वो अधिकार। अब हमारे देश में क्या सिचुएशन थी इंडिपेंडेंस के बाद, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। इंडिया हैड टू मेक मैनी बिग डिसीजंस। इंडिया को आजादी मिलने के बाद बहुत से बड़े बड़े डिसीजंस लेने थे। इंडिया को सबसे पहले तो ये देखना था कि गरीबी को कैसे हटाया जाए, हाउ टू रिमूव पॉवर्टी। ये जो ऐसा देश जो बहुत पिछड़ चुका है, जो बहुत गरीबी में जा चुका है, इसको कैसे वापस से प्रॉस्पेरस बनाना है। हाउ टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, ये हमारी अगली प्रॉब्लम थी। खाने का प्रोडक्शन, अनाज कैसे उगाना है। हाउ टू बिल्ड इंडस्ट्रीज, इंडिया के सामने एक ये भी सवाल था कि फैक्ट्रियां आखिर बनानी कैसे हैं। और हाउ टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो इतना भेदभाव है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, इसको कैसे फिक्स करना है। तो ये डिसीजंस एक दूसरे से रिलेटेड है, लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डैम बनाओगे तो इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को मदद मिलेगी, लेकिन एट द सेम टाइम विलेजर्स डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो इंडिया को एक ऐसा कॉमन विजन चाहिए, एक ऐसा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चाहिए जो कि बैलेंस्ड हो, जो कि यहाँ के गरीब लोगों को, विलेजर्स को भी नुकसान ना पहुंचाए, एट द सेम टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारा हो पाए। तो हर कोई किस बात पर एग्री हुआ, ये मैं आपको समझाता हूं। डेवलपमेंट का मतलब ये होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब कि मोर प्रोडक्शन मोर वेल्थ, ठीक है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब तो आप यही समझते हो ना, इकोनॉमी अच्छी होना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाना, ज्यादा से ज्यादा पैसा आना। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है कि हर जगह इक्वालिटी हो, गरीबों की मदद हो, वीकर सेक्शन की मदद हो, है ना? तो गवर्नमेंट शुड प्ले अ बिग रोल, नॉट जस्ट बिजनेसमैन एंड फार्मर्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है कि गवर्नमेंट को ही सारा काम, सारे बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, सारा काम बिजनेसमैन नहीं कर सकते इस देश का। तो वेयर दे डिसएग्रीड, देखो भाई, इवन दो द विजन वॉज शेयर्ड, लीडर्स हैड डिफरेंट ओपिनियन। विजन तो सभी का यही है कि इंडिया को आगे लेकर जाना है, इंडिया को अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां पे डिसएग्रीमेंट आते हैं। जैसे प्लानिंग की बात करूं, शुड देयर बी अ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बॉडी फॉर द होल कंट्री, ये भी एक सवाल आया। प्लानिंग कमीशन उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब प्लानिंग कमीशन बनाया जाए तो गवर्नमेंट का रोल कितना होगा इंडस्ट्रीज में? शुड द गवर्नमेंट ओन एंड रन बिग इंडस्ट्रीज, जैसी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, स्टील की इंडस्ट्री हो गई, माइनिंग का काम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो गई, क्या ये काम गवर्नमेंट को करना है? गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले ये सारी बड़ी इंडस्ट्रीज, या इनको आप प्राइवेट बिजनेसमैन के हाथों बेच दोगे, प्राइवेट बिजनेसमैन इसको संभालेंगे? ग्रोथ वर्सेस जस्टिस, अगर फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इससे जस्टिस को नुकसान पहुंचेगा, विच शुड कम फर्स्ट? क्या ग्रोथ पहले देखनी है या जस्टिस पहले देखना है? क्योंकि भाई ग्रोथ ज़्यादा तेज करोगे तो बेचारे ट्राइबल लोग, विलेजर्स के साथ अन्याय हो जाएगा। शुड वी अलाउ बिग डैम्स, फैक्ट्रीज एंड माइंस इफ दे हर्ट पुअर विलेजर्स? गरीब लोगों को ये चीज़ें नुकसान पहुंचा रही हैं, हमें पता है। क्या हमें ये नुकसान कम करना है, या हमें इग्नोर करके गरीब लोगों को, ट्राइबल लोगों को, पहले हमें अपने देश के लिए डैम बनाने हैं, या हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाने हैं? तो ये कुछ बातें हैं। तो होता क्या है, हर ग्रुप के अपने अलग इंटरेस्ट होते हैं। बिजनेसमैन लोग चाहते हैं कि उनको ज़्यादा फ्रीडम मिले, फार्मर्स लोग चाहते हैं कि उनको चीप सस्ते लोन मिले, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ मिले, ट्राइबल लोग चाहते हैं कि उनकी ज़मीन बची रहे, गरीब लोग चाहते हैं कि उनको जॉब मिले और इक्वलिटी मिले। तो हर चॉइस, देखो, एवरी चॉइस बेनिफिटेड सम बट हर्ट अदर्स। अगर कोई एक का आप सोचोगे तो दूसरे को नुकसान हो रहा होगा। तो इसीलिए जो डिसीजंस हैं वो क्या होते हैं, उनके ऊपर डिबेट होती है, उनके ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं। कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं लिया जा सकता एकदम से कि आप कोई भी डिसीजन ले लो, ठीक है? ये नहीं होता। तो हम ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो भाई, डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, ठीक है? तो डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं होती है। डेवलपमेंट, इट इज अबाउट पावर, इट इज अबाउट जस्टिस,
इट इज अबाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो दैट्स वाई डेवलपमेंट को आप पॉलिटिकल हिस्ट्री के रूप में भी पढ़ रहे हो, सिर्फ जस्ट इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं होता डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट को कई एस्पेक्ट से कनेक्ट कर सकते हो, गरीबों का जीवन, गरीबों के लिए अन्याय, गरीबों का कितना पार्टिसिपेशन होगा, सभी चीजों से आपका डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक आइडियोलॉजी है लेफ्ट विंग और राइट विंग, बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको, कॉलेज लाइफ तक भी ये चीज काम आएगी, ध्यान से सुनना। लेफ्ट एंड राइट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट और राइट का मतलब होता है ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं, ये दिखाते हैं कि कोई भी ग्रुप किसी चीज को लेकर कैसे सोचता है, सोशल चेंजेस को लेकर क्या सोचता है, और इकोनॉमी में इकोनॉमी में स्टेट का कितना रोल होगा, ये दोनों आइडियोलॉजीज में अलग अलग होता है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा लेफ्ट में क्या होता है, राइट में क्या होता है, ठीक है भाई। सबसे पहले आप लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को समझो, वामपंथी इसको हिंदी में कहते हैं। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी, और इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सारी चीजें रेगुलेट करेगी, ठीक है, फ्री कंपटीशन नहीं होगा, सारी चीज जैसे यूएसएसआर में होता था, ये वही वाला मैटर है। तो इसमें क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक के पास सारा पावर पैसा नहीं होगा, सबके पास बराबर होगा, पुअर और जो वीकर सेक्शंस हैं उनकी मदद होगी, तो इसमें इक्वलिटी की बात होगी, इसमें सोशल जस्टिस की बात होगी, इसमें वेलफेयर स्टेट की बात होगी। सारी की सारी बातें आपने सोशलिज्म में भी पढ़ी हैं यूएसएसआर वाले चैप्टर में। तो ये वो आइडियोलॉजी है। लेफ्ट पॉलिसीज में क्या होगा, जैसे कि इंडस्ट्री जो है वो सारी सरकार के अंडर आ जाए, नेशनलाइजेशन हो जाए, उनका सरकारी हो जाए, लैंड रिफॉर्म, सभी को जमीनें बराबर मिले, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड प्राइसेस, जो भी सामान है, जो एमआरपी है, जो सामान है वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल करे, गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसका रेट वगैरह फिक्स करे। अब राइट विंग की आइडियोलॉजी में क्या होगा, ये वो है जैसे आप यूएसए में देख रहे हो, है ना, यूएसए वाली आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट होना, इकोनॉमी ओपन रहना, है ना, कंपटीशन रहे, प्राइवेट कंपनियां आए तभी रियल प्रोग्रेस देखने को मिलती है। इनका ये मानना है जब प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो सब कुछ अच्छा होगा और ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ये लोग ऐसा मानते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर बात होती है कि हर कोई फ्री रहे, प्राइवेट प्रॉपर्टी, हर किसी की अपनी प्रॉपर्टी रहे, ठीक है। तो इसमें क्या है, बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट, एमएनसीज, बड़ी बड़ी कंपनियां, प्राइवेट ओनरशिप को ज़्यादा ग्रोथ के लिए मोटिवेट किया जाता है इस आइडियोलॉजी में, जैसे कि इंडस्ट्रीज को प्राइवेट कर देना, ठीक है। और जैसे कि मान लो अडानी है, ठीक है, जियो है, टाटा है, ये एग्जाम्पल है राइट विंग की आइडियोलॉजीज का, जो लोग इनको सपोर्ट करेंगे। टैक्स को कम करना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फ्री करना, फ्री ट्रेड करवाना, इनकरेजिंग प्राइवेट बिजनेसेस, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से लोगों को बुलाना कि आओ हमारे देश में आप इन्वेस्टमेंट करो। आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, तो डेवलपमेंट का अलग अलग मतलब होता है इंडिया के अंदर। एवरीवन सेज दे वांट डेवलपमेंट बट द मीनिंग डिफर्स। डेवलपमेंट हर कोई अपनी तरफ से चाहता है, लेकिन हर किसी के लिए डेवलपमेंट के अलग मीनिंग हो सकते हैं। जो कोई इंडस्ट्रियल बंदा है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहता है नई फैक्ट्रियां लगे, उसको प्रॉफिट हो, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, है ना, वो ये चाहता है। अगर कोई शहर का कंज्यूमर है, वो चाहता है उसको सस्ता माल मिले, जैसे स्टील वगैरह है। कोई आदिवासी, अगर कोई ट्राइबल बंदा है, उसको डर होगा अगर डेवलपमेंट होगा तो उसकी जमीन जाएगी, उसके जंगल जाएंगे, उसका जीवन जाएगा। तो हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग 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 मीनिंग रखता है, किसी के लिए पॉजिटिव और किसी के लिए नेगेटिव, ठीक है, किसी के लिए पॉजिटिव, किसी के लिए नेगेटिव। तो डेवलपमेंट से डिबेट्स भी क्रिएट होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, क्योंकि हर किसी की प्रायोरिटी अलग है। हमारे इंडिया में डेवलपमेंट का मतलब ही अलग है लोगों के लिए, ठीक है। क्या डेवलपमेंट का मतलब मॉडर्न बनना है? तो देखो 1950s में बहुत लोग ये मानते थे कि डेवलपमेंट का मतलब है मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना, और मॉडर्न का मतलब है कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ मॉडल बनाना, अपना यूएसए और यूरोप की तरह बनना। तो मॉडर्नाइजेशन को जोड़ के देखा जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, और जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कास्ट बेस्ड इकोनॉमी, फ्यूडलिज्म, इस चीज को खत्म करना। कोई भी आगे बढ़ सकता है, किसी पे भी पैसा आ सकता है। कैपिटलिज्म का राइज होना, लिबरलिज्म आना, ग्रोथ आना, मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस होना, साइंटिफिक रेशनैलिटी, यानी कि साइंटिफिक बातें करो, मॉडर्न बनो, पैसा जोड़ो, प्राइवेट तरीके से पैसा जोड़ो, किसी के भले के लिए बात मत करो, बस अपना बेनिफिट देखो,
इसको मॉडर्नाइजेशन के साथ जोड़ के देखा जाता था। तो इस तरीके से ही हमारे 3 तरीके की कंट्रीज होती हैं। एक होती हैं आपकी डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड नेशंस। डेवलप्ड जैसे अमेरिका आगे बढ़ चुका है, डेवलपिंग जैसे इंडिया जो अभी आगे बढ़ रहा है, अंडर डेवलप्ड जैसे बांग्लादेश वगैरह छोटे छोटे देश हैं, पाकिस्तान वगैरह छोटे छोटे देश, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट अवेलेबल इन 1947। तो देखो भाई, हमारे इंडिया के सामने जब हम आज़ाद हुए थे तो या तो हमें जाना था सोशलिज्म की तरफ, हम जा सकते थे, है ना, सब कुछ सरकारी, या फिर हम कैपिटलिज्म की तरफ जा सकते थे, सब कुछ प्राइवेट जैसे अमेरिका में था। तो हुआ क्या, हमारे सामने एक तो वो मॉडल था जो यूएसए यूरोप में चलता है, कैपिटलिस्ट मॉडल, सब फ्री मार्केट में कन्वर्ट कर दो, प्राइवेट इंडस्ट्रियां लगाओ, स्टेट ज़्यादा इंटरवेन ना करे और इंडिविजुअल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ ज़्यादा हो लोगों की। कुछ ही लीडर्स ऐसे थे जो इस मॉडल को सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे, इंडिया में ज़्यादा लोग थे नहीं इस मॉडल को मानने वाले। दूसरा मॉडल था सोशलिस्ट मॉडल जो यूएसएसआर में चलता था उस टाइम पे, यानी कि सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में हो, सारे रिसोर्सेज, सारी फैक्ट्रियां, सब कुछ गवर्नमेंट देखे अपने अंडर में, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो, हर 5-5 साल के लिए प्लान्स बनाए जाएं, पहले 5 साल में एग्रीकल्चर पे फोकस हो, अगले 5 साल पे इंडस्ट्रीज पे फोकस हो, उससे अगले 5 साल पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस हो। तो इसमें सोशलिस्ट मॉडल में एक तो इक्वालिटी पे फोकस किया जाएगा भाई, कोई भी भेदभाव ना हो, ये नहीं हो एक बंदा अमीर है दूसरा बंदा गरीब है, ये भेदभाव नहीं होगा, गरीबी को हटाया जाएगा। और अट्रैक्टेड मैनी इंडियन लीडर्स, ये बहुत लोगों को सोशलिस्ट मॉडल पसंद आया, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ये पसंद था, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ये मॉडल पसंद था, इवन कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उनको भी ये मॉडल बहुत ज्यादा पसंद था। तो वी कैन से सोशलिस्ट मॉडल बहुत डिमांड में था उस टाइम पे। लेकिन क्या इंडिया पूरी तरीके से सरकारी है? नहीं है भाई, प्राइवेट स्कूल भी है इंडिया में, गवर्नमेंट स्कूल भी है इंडिया में, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है इंडिया में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। सो फुली तो हम सोशलिज्म की तरफ नहीं गए। तो इंडिया ने क्या सोचा, एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ, डेवलपमेंट इन फ्री इंडिया शुड बी डिफरेंट फ्रॉम कॉलोनियल रूल। हमें अंग्रेजों से अलग डेवलपमेंट करना था अपना। ब्रिटिश रूल का फोकस था सिर्फ कमर्शियल प्रॉफिट के ऊपर, लोगों के वेलफेयर के ऊपर, कोई अंग्रेजों का फोकस नहीं था। तो इंडियन गवर्नमेंट को फोकस करना था गरीबी को हटाना, पॉवर्टी रिमूवल, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, भेदभाव कम करना, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लाना, समाज में सभी को बराबर बनाना, ये काम करना था हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो इंडिया के कुछ लीडर्स थे, अब हुई उनके बीच में डिबेट शुरू। डिबेट क्या हुई, कुछ लीडर थे जो मानते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले होना चाहिए, हमें पहले ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियां बनानी चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाओ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाओ, ठीक है, पावर सेक्टर में आगे बढ़ो। कुछ लोग ऐसा थे, मानते थे कि वो खेती बाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते थे, कि जो गाँव में जो गरीबी है, जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, जो इंडिया की फूड सिक्योरिटी है भाई उसको अच्छा करो, खाना होगा तो सब होगा। लेकिन कुछ लोग थे जो कहते थे फैक्ट्रियां होंगी तो सब होगा। अब ये दोनों नेताओं के बीच में बहुत तगड़ी डिबेट चली इंडिया के अंदर, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो हुआ क्या, इंडिपेंडेंट इंडिया में प्लानिंग कैसे हुई, तो मैं आपको समझाता हूं कि अपना जो इंडिपेंडेंट इंडिया था वहां पे प्लानिंग के लिए क्या क्या हुआ। सबसे पहले प्लानिंग को लेकर एक कंसेंसस बना, जितने भी लीडर थे उनके कोई भी डिफरेंसेस हो, एक चीज पे तो हर कोई एग्री करता है कि डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट ओनली टू प्राइवेट एक्टर्स। डेवलपमेंट का फायदा सिर्फ कुछ प्राइवेट लोगों को नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को एक ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा प्लान डेवलपमेंट का कि हर किसी का फायदा हो। प्लानिंग वॉज सीन एज अ वे टू रीबिल्ड एंड मॉडर्नाइज द इकोनॉमी। हमारे देश में सभी का ये डिसीजन बन रहा था कि हमारी गवर्नमेंट को प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा, बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपको बताऊं, प्लानिंग उस टाइम पे बहुत चल भी रही थी ग्लोबल लेवल की। अगर हम बात करें तो जब 1930s में पूरा यूरोप में डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक बहुत स्टेगनेंट हो गई थी इकोनॉमी इन देशों की, तो मार्केट फेल हो गई थी। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कुछ देशों ने प्लानिंग करी तो उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो गई, जैसे जर्मनी और जापान। सोवियत यूनियन ने 1930 से 40 से ही अपनी 5 ईयर प्लान्स की वो जो पूरी प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। तो रिजल्ट ये था कि 1940 से 1950 के आसपास प्लानिंग करना एक ट्रेंड बन चुका था पूरी दुनिया भर में।
हर देश अपने अपने लेवल पे प्लानिंग कर रहा था, हर देश चाहता था प्लानिंग को आगे बढ़ाया जाए, तो इंडिया भी इससे इन्फ्लुएंस हुआ। प्लानिंग इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले नॉट ओनली सोशलिस्ट, इवन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी हैं, वो भी प्लानिंग को सपोर्ट करते थे। ये नहीं है प्लानिंग सिर्फ सोशलिज्म वाले चाहते हैं। 1944 में बॉम्बे प्लान नाम से एक इवेंट होता है, जहां पे कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे होते हैं, एक मीटिंग थी। स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को लेकर इन्होंने बोला कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ाना है, लेकिन एट द सेम टाइम सबका भला भी करना है। जितने भी इंडस्ट्रियस लोग थे वो यूजुअली प्रेफर करते हैं फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए, बट हेयर दे वांटेड द स्टेट टू प्ले अ स्ट्रॉन्ग रोल इन डेवलपमेंट। ज्यादातर आप देखोगे बड़े बड़े इंडस्ट्रियस लोग क्या मानते हैं कि हम खुद संभाल लेंगे, स्टेट ज्यादा इंटरवेन ना करे। लेकिन बॉम्बे प्लान में इन सभी लोगों ने मिलकर बोला, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने, कि स्टेट भी हमारी मदद करे और हम प्लानिंग के साथ अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में आजादी के बाद प्लानिंग कमीशन बनाया गया इंडिया के अंदर, एक ऐसा कमीशन जो कि प्लानिंग कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कैसे डेवलपमेंट होगा, उसके लिए पॉलिसीज वगैरह बनाएगा। तो 1947 में इसको बनाया गया। जस्ट इसके बाद पीएम जो होता है देश का, वो उसका चेयरपर्सन होता है, और ये बहुत पावरफुल बॉडी बन गई जो कि पूरा डेवलपमेंट कैसे होगा इंडिया का, ये सारा डिसीजन प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता था। इसको योजना आयोग कहा जाता है हिंदी में। जैसे चुनाव आयोग आपने पढ़ा होगा, इलेक्शन कमीशन, वैसे ये प्लानिंग कमीशन है जो पूरा प्लान करेगा इंडिया का एक एक जो भी रास्ता है। इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी सारी बनाई जाएगी, सारे इसमें बड़े बड़े नेता भी होंगे, इसमें इकोनॉमिस्ट भी होंगे, ये मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिससे देश को आगे ले जाया जाए। तो जो हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स आए थे, तो उसको लाने में प्लानिंग कमीशन का सबसे बड़ा रोल था। प्लानिंग कमीशन ने सजेस्ट किया कि इंडिया में 5 ईयर प्लान्स लाने हैं, हर 5 साल के लिए एक चीज डिसाइड होगी। आज की डेट में प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाया गया एक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसको इसीलिए बनाया गया था कि इंडिया को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा सके, इंडिया आगे बढ़े। और ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया इसने नीति आयोग ने, 1 जनवरी 2015 को ये बना था। इससे पहले प्लानिंग कमीशन नाम से ये चलता था, योजना आयोग। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस क्यों किया गया? प्लानिंग कमीशन वर्कड विद द आइडिया ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। 1950 से ही प्लानिंग कमीशन जो काम करता था वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पे काम करता था, पूरे देश के लिए एक साथ डिसीजन लेना। लेकिन 2015 से क्या हुआ है, इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी ओपन हो गई है, इंडिया की मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बन गई है। हम ग्लोबलाइजेशन, हम लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। तो हमें चाहिए था हमारे देश में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो, हमारा देश आगे बढ़े, इनोवेशन, हमारे यहाँ पे कोऑपरेशन हो सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो इसीलिए नीति आयोग को क्रिएट किया गया था, टू गिव मोर फ्रीडम टू स्टेट्स इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कि जब हमारा पूरा इंडिया है, कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा तो स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिलके डिसीजन ले, देश को आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं लेके जाना। तो स्टेट्स को भी साथ रखो, अकेला सेंटर कुछ ना करे। अर्ली इनिशिएटिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। हमारे भारत में प्लानिंग कैसे शुरू हुई? सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स का मतलब होता है हर 5 साल के लिए एक प्लान बनाना। सपोज आज हम 2025 में हैं, तो मैं 2030 तक एक प्लान बनाऊंगा कि इंडिया में एआई को मैं बहुत बढ़ा दूंगा हर लेवल पे। तो मेरा पूरे 5 साल तक फोकस एआई पे होगा। मैं कहता हूं कि अगले 5 साल तक मैं एग्रीकल्चर को अच्छा कर दूंगा, हाई टेक कर दूंगा, तो मेरा पूरा फोकस अगले 5 साल तक एग्रीकल्चर पर ही रहेगा। तो ये 5 ईयर प्लान्स यूएसएसआर में आए थे सबसे पहले, वहां से हम इंस्पायर हुए। तो गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है एक डिटेल डॉक्यूमेंट पूरा इनकम का और एक्सपेंडिचर का, कितनी हमारी इनकम है, कितना हम किस सेक्टर में खर्च करने वाले हैं, ये सारी की सारी चीजें इसमें होती हैं लिखी हुई। तो भाई इसका फायदा क्या होगा 5 ईयर प्लान का, कि फोकस किया जाएगा एक बड़ी पिक्चर पे, अगले 5 साल के लिए क्या क्या चीजें करनी है, फोकस उस पर ज्यादा रहेगा। अलाउज लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन इन इकोनॉमी। अगर 5 साल तक कोई प्लान बनेगा तो सरकार पूरी तरीके से 5 साल तक अगले इंटरवेन करेगी उस मैटर पे। 5 साल तक सरकार के हाथ में रहेगा सब कुछ, और इससे कोऑर्डिनेशन भी बनेगा सेंटर और स्टेट लेवल पे, क्योंकि हमें दोनों लेवल पर अपना डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो ये 5 ईयर प्लान्स थे।
यानी कि इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, इंडिया को एक अच्छा देश बनाने के लिए, डेवलप्ड देश बनाने के लिए हमारे यहाँ पे ये चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 के बीच में पहला 5 ईयर प्लान आया था। इसका जो ड्राफ्ट है वो 1951 में बना था और इसका एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो है वो दिसंबर 1951 में रिलीज कर दिया गया था कि ये पूरा अपना डॉक्यूमेंट है जी और ये चीजें हम इस प्लान में करने वाले हैं जी। तो इसको बहुत एक्साइटमेंट के साथ पहले 5 ईयर प्लान को बनाया गया था। हमारा जो भी इसको बनाने वाले थे वो बहुत एक्साइटेड थे और सारे सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था सोसाइटी के। अकेडमिक्स, जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्राइवेट एम्प्लॉइज, फार्मर्स, पॉलिटिशियंस, सारे लोगों में बहुत एक्साइटमेंट थी और मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया। तो जब पहला 5 ईयर प्लान आया तो इंडिया में प्लान डेवलपमेंट की स्टार्टिंग यहाँ से देखने को मिलती है अपने को। यहीं से हमारा इंडिया प्लानिंग की इकोनॉमी की तरफ पहला स्टेप रखता है। ओके, तो ये पहला 5 ईयर प्लान इस तरीके से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 तक आया। तो इसमें क्या हुआ, लॉन्च ब्रॉट मैक्सिमम एक्साइटमेंट एंड डिबेट। इसके टाइम पे सबसे ज्यादा डिबेट्स हुई, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिली। लोगों का बहुत ही अच्छा बिलीव था कि प्लानिंग को ट्रांसफॉर्म इंडिया। लोगों को अब लगने लगा था कि अगर प्लानिंग होगी तो हमारा देश पूरी तरीके से एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और फिर जब थर्ड 5 ईयर प्लान आया 1961 से 66 तो एंथुसियाज्म तो अभी भी था लेकिन इस टाइम पे चैलेंजेस बहुत आ गए थे। इस टाइम पे हम पाकिस्तान से भी लड़ रहे थे, इस टाइम पे हम चाइना से भी वॉर लड़ रहे थे। कहने का मतलब है 5 ईयर प्लान्स आए, अच्छी बात है, लेकिन ये अपने साथ डिबेट्स भी लाए और चैलेंजेस भी लाए। देखो, क्राइसिस एंड प्लान हॉलीडे। तो जो चौथा प्लान था 1966 से 71 कुड नॉट बी लॉन्च्ड ऑन टाइम। ये अपने समय पर नहीं आ पाया। वैसे तो हर 5 साल बाद आता है लेकिन ये टाइम पर नहीं आ पाया। क्या रीजन था इसका? भाई इंडिया में इस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहे थे, फूड शॉर्टेज, खाने की कमी हो गई, वॉर्स चल रही थी जैसा मैंने आपको बताया पाकिस्तान चाइना से, इन्फ्लेशन, महंगाई बिल्कुल अपने पीक पे जा चुकी थी। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो एनर्जी थी, जो एंथुसियाज्म था सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को लेकर, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लोगों में खत्म हो गया था। तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया प्लान हॉलीडे, यानी कि 1966 से लेकर और 1969 तक नो फुल प्लान, ओनली एनुअल प्लान्स वर मेड। सिर्फ एक एक साल के लिए प्लान्स बनाए गए, ठीक है। जो 5 ईयर का फुल फ्लेज्ड प्लान बनता था वो थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया था इस टाइम पे। मैंने बताया उसका रीजन क्या है। ओके, लेगेसी ऑफ अर्ली प्लानिंग। देखो भाई, कितना भी क्रिटिसिज्म हुआ हो कि भाई प्रायोरिटी क्या हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, क्या प्रोसेस है, ठीक है, कितना भी क्रिटिसिज्म हुआ हो सेंट्रलाइजेशन को लेकर, जो अर्ली 5 ईयर प्लान्स थे वहीं से हमारे इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फाउंडेशन स्टोन रखी गई। और यहीं से स्टेट लेट ग्रोथ का भी आइडिया आया कि हर स्टेट को भी हमें साथ लेके चलना है, ठीक है। सारे स्टेट्स मिलकर और हमारी सरकारें मिलकर काम करेंगी तभी इंडिया ट्रांसफॉर्म होगा, आगे बढ़ेगा। तो इंडिया को हम कह सकते हैं, आपका सवाल का आंसर नहीं मिला होगा, क्या इंडिया सोशलिज्म की तरफ गया? नहीं। क्या इंडिया कैपिटलिज्म की तरफ गया? नहीं। इंडिया गया मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये इंडिया ने अपनाया, ये इंडिया ने अडॉप्ट किया। और जब 5 ईयर प्लान वगैरह आए, प्लानिंग आई, तो लॉन्ग टर्म नेशनल प्लानिंग में लोगों का भरोसा बना कि हाँ भाई ये अच्छी बात है, अगर हम लॉन्ग टर्म का सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सभी का भला होगा। फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, थोड़ा थोड़ा मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि आखिर इन प्लान्स में हुआ क्या था। जो पहला 5 ईयर प्लान था 1951 से 1956 के बीच में, उसका एम था टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी खत्म करना, एंड स्टेबलाइज द इकोनॉमी आफ्टर पार्टीशन, हमारे इकोनॉमी को अच्छा करना। तो के एन राज जो कि इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया हैसन स्लोली, यानी कि आप रश मत करो ग्रोथ के लिए, डेमोक्रेसी को भी बचाना है, ग्रोथ भी करनी है। तो सबसे पहले प्लान में हमने एग्रीकल्चर को फर्स्ट रखा प्रायोरिटी पे, क्योंकि फूड प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हिट हो चुका था पार्टीशन के टाइम पे। तो हमारा पहला फोकस पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर था।
इरिगेशन एंड डैम्स के ऊपर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने थे हमें, जैसे भाखड़ा नांगल डैम, ताकि वाटर सप्लाई खेतों तक अच्छे से हो, इलेक्ट्रिसिटी अपनी बने। और लैंड रिफॉर्म्स पे भी हमारा फोकस था, क्योंकि उस टाइम पे जमींदारी सिस्टम, दुनिया भर की चीज़ें थी, कुछ के पास ज़मीन थी नहीं, कुछ के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। तो ये बहुत बड़ा हर्डल था एग्रीकल्चर ग्रोथ में, कि कुछ लोग तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे एग्रीकल्चर में, कुछ लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये हुआ क्या, सेविंग एंड नेशनल इनकम। तो एम था कि नेशनल इनकम को बढ़ाना, सेविंग्स को बढ़ाना। लोगों की प्रॉब्लम ये आई, स्पेंडिंग लेवल्स वर ऑलरेडी वेरी लो, सो सेविंग वर हार्ड टू पुश अप। लोगों के पास पैसा ही नहीं था, सेविंग कहाँ से होगी। तो सेविंग थोड़ी बहुत तो बढ़ी, लेकिन हुआ क्या, उतनी नहीं बढ़ी जितना एक्सपेक्टेड था। बाद में 1960 से 1970 के बीच सेविंग का जो प्रपोर्शन है वो और ज़्यादा गिर गया। इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो फर्स्ट प्लान अपना पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर था, लेकिन बहुत ही कम ग्रोथ थी, बहुत स्लो ग्रोथ थी हमारे इंडिया की, जितनी होनी चाहिए बिल्कुल भी उतनी नहीं हो पाई। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान आया 1956 से 1961 के बीच में। तो इसका एम था तेजी से इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, स्ट्रॉन्ग बेस बनाना हैवी इंडस्ट्रीज का। इस प्लान को बनाने में पीसी महालनोबिस, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, पहले वाले में के.एन. राज थे और इसमें पीसी महालनोबिस, इनका बहुत बड़ा रोल था। हुआ क्या, कांग्रेस का एक आबादी सेशन हुआ था 1955 में। इसमें बोला गया था कि सोसाइटी का एक सोशलिस्ट पैटर्न बनाएंगे हम, यानी कि हम क्या करेंगे, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएंगे, सरकारी फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी बनाएंगे। स्ट्रेटजी ये थी कि पूरे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हमें जाना था, यानी कि हमें क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म करनी थी। टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स, बोला गया कि हमें अपनी इंडस्ट्रीज को सेव करना है, तो बाहर से अगर कोई सामान हमारे देश में बेचने आएगा, हम उस पर अच्छा खासा टैरिफ लगाएंगे, हम उस पर टैक्स लगाएंगे, ताकि लोग बाहर का ना खरीदे, महंगा वाला अपने देश का खरीदें। इस प्लान में पब्लिक सेक्टर का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता है। फोकस रहा स्टील के प्लांट्स बनाना बड़े बड़े, रेलवेज का डेवलपमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट करना, मशीनरी का डेवलपमेंट करना और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट करना। ये बेसिकली इस पूरे प्लान में पूरा फोकस रहा। इम्पैक्ट क्या हुआ, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज ग्रू इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। प्राइवेट भी पब्लिक भी दोनों तरीके की फैक्ट्रियों की ग्रोथ हुई धीरे धीरे, एक फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए एक बेस बन गया और एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंडिया के डेवलपमेंट में, क्योंकि एग्रीकल्चर से अब हम इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं। इंडिया जो कि कृषि प्रधान देश माना जाता है, अब वो फैक्ट्रियों की तरफ जाने लगा। तो सेकंड प्लान बहुत ही ज़्यादा फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर, सोशलिस्ट मॉडल के ऊपर और पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी फैक्ट्रियों की ग्रोथ के ऊपर इसका फोकस ज़्यादा था। तो इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है ये ख़त्म होता है। आगे के चैप्टर्स भी आपको बहुत जल्द मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप अपने फीडबैक लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले चैप्टर में।